बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पेनक्रियाज को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये भी हम किस एस्पेक्ट से स्टडी कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के एस्पेक्ट से, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमने क्या स्टडी करना है? सबसे पहले हम पेनक्रियाज जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे उसकी वह जैसे मिक्स ग्लैंड है, क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। फिर हम फंक्शन एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, बिकॉज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके एक्सोक्राइन पार्ट को ही हम लोग उसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो वो सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम सबसे लास्ट में क्या बात करेंगे? पेनक्रियाटिक जूस की, बिकॉज एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, बिकॉज डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, बिकॉज इंट्रो को स्टडी करना है। तो पेनक्रियाज एक डुअल ऑर्गन है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। तो जब हम डुअल ऑर्गन कह रहे हैं फिर मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अपने, यानी बाय फंक्शन इन नेचर है। कौन कौन से फंक्शन हुए? एक तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन हुआ, एक हुआ इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। क्या मतलब हुआ इन बातों से? कि जो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका, कि ये प्रोडक्शन करेगा किसका? हार्मोन्स का। और एक्सोक्राइन नेचर क्या हुआ इसका, कि सिक्रीशन करेगा डाइजेस्टिव जूस का, जिसे हम इस केस में क्या कहेंगे? पेनक्रियाटिक जूस, बिकॉज पेनक्रियाज को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रो क्या था इसके? पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, फिर कहो एक डुअल ऑर्गन है जो बाय फंक्शनल है नेचर में। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो पार्ट प्रेजेंट हैं इसके, ठीक है। एंडोक्राइन क्या सिक्रीट कर रहा है इसका? हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। बिकॉज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसकी फंक्शन एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो किससे बना होता है? वो बना होता है एक्नाई या फिर कहे एल्वेओलाइज से, ठीक है। ये लंग्स वाले एल्वेओलाइज नहीं है, अलग है, ठीक है। इसे आप प्रॉपर टर्म चाहे एक्नाई यूज़ कर लो, ठीक है। एक्नाई या फिर एल्वेओलाई भी कह देते हैं। क्लियर? तो जो एक्नाई है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जैसे आपको मैं फिगर में शो करता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये एक एक्नाई है, ठीक। ये जो एक्नाई है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। क्या वो कंपोनेंट्स हैं देख लेते हैं। तो इसमें एक तो क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे कम कर देते हैं। इसमें एक तो आपके क्या प्रेजेंट है? एकाइनल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाले ये क्या है? आपके एकाइनल सेल्स प्रेजेंट है। इन एकाइनल सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन एकाइनल सेल्स के अंदर आपको ज़ाइमोटिन ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है, ठीक है। जो यानी पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा। ये इनके अंदर फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सिक्रीट करने के मतलब प्रोड्यूस करने के बाद किसमें सिक्रीट आउट करेगा? ये प्रोड्यूस करने के बाद इस कैविटी में जो सेंटर में ल्यूमेन प्रेजेंट है उसके अंदर सिक्रीट आउट कर देगा अपने सिक्रीशंस को, ठीक है। उसके अंदर ये सिक्रीट आउट कर देगा अपने सिक्रीशंस को, और ये सिक्रीट आउट होने के बाद बहुत सारे डक्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। सिक्रीट होने के बाद क्या होगा? एक नेटवर्क है डक्ट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ल्यूमेन के बाद किस में एंटर कर जाएगा? डक्ट्स में, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि एक्सोक्राइन पार्ट किससे बना है? एक्नाई से या फिर क्या एल्वेओलाई, ठीक है। सिंगुलर बात करेंगे तो एकाइनस किससे मिलकर बना है? एकाइनल सेल्स से, ठीक है, और ल्यूमन से। एकाइनल सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? ज़ाइमोटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे एकाइनल सेल्स के अंदर। ज़ाइमोटिन ग्रैन्यूल्स जो क्या सिक्रीट करेंगे? जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होगा? इन डक्ट्स के थ्रू जब ल्यूमन में सिक्रीट कर दिए जाएंगे, ठीक है, थ्रू दी एकाइनल सेल्स, तो अब इन ल्यूमन से स्मॉल डक्ट्स अराइज करेंगी, और जो कई सारे एल्वेओलाई से डक्ट्स अराइज करेंगे वे यूनाइट होकर एक डक्ट फॉर्म करेंगी, जिसे हम कह रहे हैं इंट्रालोबुलर डक्ट, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारी इंट्रालोबुलर डक्ट जो है वे यूनाइट करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे हम कह रहे हैं विर्संग डक्ट, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, किससे मिलकर क्या बनी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ल्यूमन से बहुत सारे डक्ट्स अराइज कर रही हैं, क्या फॉर्म कर रही है? यूनाइट करके इंट्रालोबुलर, एक इंट्रालोबुलर डक्ट, ठीक है। फिर ऐसे कई सारे इंट्रालोबुलर डक्ट जो है वे मिलकर क्या फॉर्म कर रही हैं? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर विर्संग डक्ट। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या होगा? जो विर्संग डक्ट है, अब देखो अभी आपके आगे विर्संग डक्ट, क्लियर? ये वाली जो आपकी डक्ट है विर्संग डक्ट है। विर्संग डक्ट क्या है? ये आगे कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। विर्संग डक्ट आगे कंटिन्यू कर रही है, ये किसी से ज्वाइन कर रही है। कौन सी डक्ट है? किससे ज्वाइन कर रही है? ये कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन कर रही है। तो कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन हो गई और क्या फॉर्म कर रही है? एम्पुला ऑफ वेटर,
क्या फॉर्म कर रही है, ये एम्पुला ऑफ वाटर फॉर्म कर रही है, जिसके थ्रू डिओडेनम में ओपन कर जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी और क्या फॉर्म करेगी, एम्पुला ऑफ वाटर, जो किस में ओपन करेगा बच्चा, जो डिओडेनम में ओपन करेगा। ठीक है, अब साथ में क्या होता है कि कुछ लोगों में एक एसेसरी डक्ट यानी एक सहायक डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसे हम कह रहे हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है, यानी ये वाली जो डक्ट है इसे हम कह रहे हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी या फिर एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, सब में नहीं मिलेगी, कुछ लोगों में मिल जाएगी। कहाँ ओपन करिए, प्रॉक्सिमल, यानी पहले ओपन करिए एम्पुला ऑफ वाटर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट आएगा डिओड्रम में, ठीक है, ये कितना सिक्रीट करता है पैनक्रियास, 500 to 800 ml पर डे। ठीक है, और हाईली एल्कलाइन नेचर का होता है और हम मतलब बेसिक पीएच चाहिए इसे वर्क करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन की, बिकॉज अच्छा एक ये वाली बात है कि स्टमक में भी हमारा जो एसिडिक काइम बना है, ठीक है, उसकी पीएच तो बहुत कम है, एसिडिक नेचर का है। अब वो जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा, स्टमक से डिओड्रम में आपका एंटर करेगा, तो वहाँ पर तो फिर वो जो स्टमक वाली म्यूकोसा वो थोड़ी प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। और साथ में जब हमारे पास एसिडिक पीएच प्रेजेंट होगी तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, बिकॉज उन्हें एल्कलाइन मीडियम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर बाइकार्बोनेट कंटेंट प्रेजेंट है, यानी बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, जो बाइकार्बोनेट हैं ये सबसे पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे कि जो हमारा मीडियम है उसे एल्कलाइन बना रहे हैं, एल्कलाइन बनाएंगे तो एसिडिटी कम हो गई उसकी, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने उस एसिडिक काइम को। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या प्रोवाइड करी, दूसरी चीज़ उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ऐसी पीएच प्रोवाइड करी जो नेसेसरी है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें हमने जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके दो मेन फंक्शन है, एक तो होगा न्यूट्रलाइजिंग एक्शन जो हमने बात कर ली कि जो बाइकार्बोनेट करवा रहा है। ठीक है, दूसरा मेन फंक्शन क्या आता है, दूसरा फंक्शन आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जिसका हमने एक्टिवेशन कराना है। ठीक, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर जब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन की पर इफेक्ट की, ठीक है, तो मेनली किसका करा रहा है, ये प्रोटीन्स का करा रहा है और लिपिड्स का करा रहा है, और मिल्ड डाइजेस्टिव एक्शन इसका कार्ब्स पर भी होगा। ठीक है, मिल्ड है बट है, ये मतलब लिख के आना कि नहीं है। ठीक है, प्रोटीन्स पर भी है, लिपिड्स पर भी है, तो बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे उसके लिए, बाकी कार्ब्स के लिए भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम्स बता रखे हैं। तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स में कौन से हमारे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, न्यूक्लियेसेस, इलास्टेस एंड कोलिजनेस। अभी सारे जो एंजाइम्स यहाँ पर मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे एक्टिवेटेड लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट ओरिजिनली ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका हम देखेंगे कौन इन्हें एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, इनका एक्टिवेटर कौन है, फिर किस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहे हैं और क्या एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एंजाइम्स देख लो यहाँ पर, लिपोलाइटिक यानी जो लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेंगे, तो पैनक्रियाटिक लाइपेस, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेस, फॉस्फोलाइपेस ए एंड बी। ठीक है, कोलाइपेस का पर्टिकुलर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, ये फॉस्फोलाइपेस पैनक्रियाटिक लाइपेस की हेल्प करेगा। ठीक है, उसका एक्शन और इम्प्रूव करेगा। फिर आता है बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेस, लास्ट हमारा ठीक है आता है एमोलाइटिक एंजाइम, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेस है जो कार्ब्स का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्हें कौन एक्टिवेट कर रहा है, किस सबस्ट्रेट पर ये एक्ट कर रहा है और क्या एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं। ठीक है, तो आपके सबसे पहले हम प्रोटोलाइटिक डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोलाइटिक में आपका है ट्रिप्सिन, तो इन्हें एक्टिवेट कौन करेगा, सबसे पहले जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ट्रिप्सिन प्रेजेंट होगा यानी ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगा तो उसे एक्टिवेट करेगा सबसे शुरुआत में एंटीरोकाइनेस हार्मोन। ठीक है, अब उसे एक्टिवेट करने के बाद जब ट्रिप्सिन कुछ एक्टिवेट हो गया, ट्रिप्सिन के मॉलिक्यूल्स, तो अब वो जो फर्दर इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन जो प्रेजेंट है अब वे खुद भी एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है,
तो इसलिए हमने दोनों लिखे एक्टिवेटर में। पहले तो शुरुआत में एंटेरोकाइनेज चाहिए होगा, बाद में ट्रिप्सिन एक्टिवेट होने के बाद और इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स को खुद एक्टिवेट कर देगा। ठीक, किस पर एक्ट कर रहा है? प्रोटीन्स पर एक्ट कर रहा है, कन्वर्ट करेगा प्रोटियोसिस एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स हैं उन्हीं पर ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, कार्बोट्रिप्सिन वर्क करेगा प्रोटीन्स पर, कन्वर्ट कर देगा उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करेगा और उन्हें और भी छोटी सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम कह रहे हैं अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लियस आरएनए एंड डीएनए पर एक्ट करेगा और उन्हें कन्वर्ट कर देगा मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, इलास्टेस इलास्टिन पर एक्ट करेगा और कोलेजिनेस किस पर एक्ट करेगा? कोलेजन पर, और दोनों ही किस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे? अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है पैनक्रियाटिक लाइपेज की। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है उस पर उसे चाहिए, और जो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोहाइड्रेस है उसे चाहिए एल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पर एक्टिवेटर कौन हुआ? एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, एल्कलाइन पीएच। अभी एक्ट करेगा ट्राइग्लिसराइड्स पे, या फिर कहो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कि एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड चेन जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उसका ये ब्रेक डाउन करेगा मोनोग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, फिर जो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोहाइड्रोलेस है वो एक्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर पर और कन्वर्ट कर देगा उसे कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स में। बाकी जो आपके रिमेनिंग लिपोलाइटिक एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट करा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा फॉस्फोलिपिड्स पर और कन्वर्ट कर देगा लाइसोफॉस्फोलिपिड। सॉरी, ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है फॉस्फोलाइपेस ए को एक्टिवेट करने में। ठीक है, फिर फॉस्फोलाइपेस ए जो है वो फॉस्फोलिपिड्स पर एक्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है उन्हें लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में। जबकि जो लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बने हैं उन पर एक्ट करेगा फॉस्फोलाइपेस बी। ठीक है, और उन्हें कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोरिलकोलिन एंड फ्री फैटी एसिड्स में। ठीक है, कोलाइपेस एज यूजुअल जो मैंने बताया था ये पैनक्रियाटिक लाइपेस की हेल्प करेगा। ठीक है, उसके एक्शन में सहायता प्रोवाइड करेगा, बट उसका खुद का डायरेक्ट डाइजेस्टिव रोल नहीं है। ठीक है, मतलब खुद से ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है किसी सबस्ट्रेट को। बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज जो होगा उस पर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोलाइपेट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज है उसे एक्टिवेट कौन करेगा? ट्रिप्सिन, जैसे और को किया है। ठीक है, और ये किस पर एक्ट करेंगे? ये फॉस्फोलिपिड्स पर एक्ट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पर और ट्राइग्लिसराइड्स पर। ठीक है, और कन्वर्ट कर देंगे उन्हें लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में। कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स के अंदर। ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स के अंदर। और सबसे लास्ट बचता है कार्ब डाइजेशन। ठीक है, उसके लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पर कोई एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं है। स्टार्च पर एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा, किस में ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च को? डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से समरी ले लेते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, जो हमने सब पढ़ा है। तो जो पेनक्रियाज है हमने क्या कहा? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक डुअल ऑर्गन है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स में प्रेजेंट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रहा है, जैसे हम कह रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, जबकि एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रेट कर रहा है? हार्मोन्स कर रहा है। बिकॉज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट पर ही फोकस कर रहे हैं और उसकी ही फंक्शनल एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि इस डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने के लिए, इस पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए कौन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? एक्टिनाई या फिर कहें एल्वियोलाई। जो एक्टिनाई है उसमें एक्टिनर सेल्स प्रेजेंट होंगे और ल्यूमन प्रेजेंट होगा बीच में। जो बहुत सारे एक्टिनर सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वे ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स ही फॉर्म कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ठीक है, जब ये ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स अपने सिक्रेट कर देंगे ल्यूमन में, तो ल्यूमन से बहुत सारे डक्ट्स अराइज हो रही हैं और वे डक्ट्स अराइज होने के बाद इंट्रालोबुलर डक्ट फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, यूनाइट करके इंट्रालोबुलर डक्ट जो होगी बहुत सारी, वे यूनाइट करके मेन पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर विर्संग डक्ट फॉर्म करेगी। विर्संग डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन कर जाएगी और क्या फॉर्म कर रहा है? एम्पल ऑफ वेटर फॉर्म कर रहा है, जो किस में ओपन कर जाएगा? डिओडनम में। ठीक है, अब कुछ लोगों में एक एसेसरी डक्ट भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, ये पहले ओपन करेंगे, यानी प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है किससे? एम्पल ऑफ वेटर से। ठीक है, ये भी अपना डिओडनम में ओपन करेगी। फिर क्या होगा? ये करेंगे क्या? ये अपना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर देंगे।
तो उसके कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी कि बाइकार्बोनेट कंपोनेंट मिलेगा और आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसी पर बेसिस पर दो फंक्शंस देखने को मिलेंगे, न्यूट्रलाइजिंग एक्शन एंड डाइजेस्टिव एक्शन। तो जो पहला कंपोनेंट है बाइकार्बोनेट कंटेंट, उसकी बात कर लेते हैं। ये दो चीज़ें कर रहा है, तो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एसिडिक काइंड बाय प्रोवाइडिंग एल्कलाइन मीडियम, तो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन हो गया। दूसरी बात ये एक्टिवेशन का काम कर रहा है, बिकॉज ये एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। फिर हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के डाइजेस्टिव रोल की बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये डाइजेशन कर रहे हैं, मेजर डाइजेशन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हो रहा है काफ़ी। मेन मेजर किसका हो रहा है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, बट हम मेंशन सबको करेंगे, ठीक है। फिर हमने एंजाइम्स देखे, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, न्यूक्लियसेस, कोलिजनेसेस, इलास्टेसेस। लिपोलाइटिक एंजाइम्स में पैनक्रियाटिक लाइपेस, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेस ए एन बी, कोलाइपेस, बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एमोलाइटिक एंजाइम जो है हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेस, सॉरी लाइपेस नहीं, एमाइलेस। लाइपेस तो आपका लिपिड डाइजेशन के लिए हो गया, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 1 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर टेक एंड बुक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।